हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। मैं आपको सामने नहीं दिख रहा हूं, लेकिन वीडियो चल रहा है। कुछ तकनीकी वजहें हैं, तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन सब पे बात करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन कि संडे यानी 5 नवंबर को सुबह 11 बजे आप देखिएगा ज़रूर, मैराथन वीडियो आ रहा है। जनवरी से लेकर नवंबर तक के अब तक के तमाम कंटेंट होंगे उसमें, ओके। और उसका रिमाइंडर जो लिंक है वीडियो का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। अमेरिका और भारत के बीच 2+2 मीटिंग अभी नवंबर 2023 में कहाँ पर होगी? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में होनी है। ये कब आयोजित की जा रही है? 9 और 10 नवंबर को। तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव या कहें रक्षा मंत्री वहाँ के लॉयड ऑस्टिन, वो आने वाले हैं नई दिल्ली। और यहाँ पर मीटिंग होगी 2+2, और जिसमें भारत की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने होंगे, ओके। और ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट टाइम पे हो रही है। क्यों? आप देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है घमासान, और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अब तक। उस समय ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, तो इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देख लेते हैं कि किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है दोनों देशों के बीच में 2+2 मीटिंग में। तो देखिए, भारत प्रशांत क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, वहाँ पर जो वैश्विक चिंताएं हैं, डेवलपमेंट की बात है, उन सब पर चर्चा होगी। इजराइल हमास पर भी, उस विवाद पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूक्रेन रूस विवाद है महत्वपूर्ण यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जैसे जो इंटरनेशनल वित्तीय संस्थान हैं, उन पर सुधारों पर बातचीत हो सकती है। इंडिया कनाडा, उन दोनों के बीच में जो थोड़ा टेंशन चल रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चीन और साउथ एशिया पर भी बात हो सकती है। और भारत अमेरिका के बीच में जो रक्षा औद्योगिक सहयोग है, उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो जो भी इसमें आगे अपडेट होगा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बेसिक सवाल कि 2+2 मीटिंग होती क्या है? देखिए, ये जो 2+2 मीटिंग होती है वो रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर होती है। भारत और अलग अलग भारत के जो सहयोगी देश हैं, उन सब के बीच में विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में एक फॉर्मेट बना हुआ है। और इस तरह की मीटिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, इन सब के साथ होती है अलग अलग वक्त पे। और भारत और अमेरिका के साथ जो है हर साल ये मीटिंग होती है, और इस साल न्यू दिल्ली में हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना। अगला क्वेश्चन होगा, भूटान ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर होगा चीन। देखिए, चीन और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। वहाँ एक दूसरे के देशों में राजदूत नहीं है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में ये डिप्लोमेटिक रिलेशन और बॉर्डर डिस्प्यूट समाप्त करने के लिए कोशिशें हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी हुई है। और इसके साथ ही भारत के लिए चिंता की बात भी दिख रही है, क्योंकि भूटान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना के पास है। जो डोकलाम विवाद जो हुआ था, डोकलाम का बड़ा हिस्सा भूटान के क्षेत्र में है, और भारत की सेना वहाँ भूटान के क्षेत्र की रक्षा के लिए वहाँ मौजूद थी, और तब टेंशन हुआ था। ठीक है, तो ये जो बातचीत हो रही है, इस बीच में भूटान वो चाहता है कि भारत को भी कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ा जाए, चीन के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन और बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर। तो इस वजह से भूटान के जो राजा हैं, उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो वो 3 नवंबर को आ चुके हैं भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर। तो 3 से 10 नवंबर तक वो भारत के दौरे पर हैं, और इस दौरान भारत भूटान के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उनको मजबूत करने पर बातचीत की जाएगी। और माना यही जा रहा है कि चीन के साथ जो भूटान के रिलेशन में बदलाव होने वाला है, तो भारत को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहा है, भारत के साथ ये चर्चा करना चाह रहा है, ओके। और चीन और भूटान के बीच में जो बातचीत हुई ना, उसके बारे में कुछ और बता दूं आपको। देखिए, ये 25वें दौर की बात है, और 24 अक्टूबर को बीजिंग में ये मीटिंग हुई। भूटान के जो विदेश मंत्री हैं टांडी दोरजी, और चीन के विदेश मंत्री वांग यी, उन दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई। और इसमें ये बयान निकल के आया कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है और बॉर्डर का जो सीमांकन है, जो सीमा है उसका सीमांकन, वो उस पर समझौता जल्दी से जल्दी हो, और दोनों देश जो हैं इसको लेकर
एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं। और इस एग्रीमेंट में दोनों देशों की सीमा समाधान के लिए 3 स्टेप रोड मैप को आगे बढ़ाने पर बातचीत हो रही है। देखिए 2021 में भी 3 स्टेप रोड मैप जो है ना भूटान और चाइना के बीच में ये आगे बढ़ाने की बात थी, लेकिन हुआ यह था कि उसके बाद डोकलाम विवाद हो गया था और फिर मामला अटक गया था चीन और भूटान के बीच में। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि दोनों जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं और बेहतर संबंध को करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि चीन और भूटान के बीच में जो मीटिंग हो रही है, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करने की कोशिश हो रही है, उस पर क्या असर होगा भारत पर और विशेषज्ञ क्या कहते हैं। देखिए दरअसल चीन के साथ 14 देशों की ज़मीनी सीमाएं लगती हैं, जिनमें से चीन ने 12 देशों के साथ अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उसको ख़त्म कर लिया, सुलझा लिया। लेकिन सिर्फ 2 देश बचे, भारत और भूटान, जिसके साथ चीन का सीमा विवाद अभी भी है। भूटान और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो 764 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में पड़ता है। साल 2020 में चीन ने भूटान की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर भी अपना दावा कर लिया था, जिसको भूटान ने खारिज किया था। हालांकि 2021 में जो चीन और भूटान के बीच में सहमति हुई थी कि सीमा विवाद को 3 स्टेज में सुलझाया जाएगा, लेकिन ताज़ा जो मीटिंग हुई है अभी अक्टूबर 2023 में, उससे ऐसा लगता है कि चीन और भूटान किसी अंतिम फैसले पर पहुंचे हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करने पर। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं प्रकाश केरे, उनका ये ऐसा कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जो डोकलाम प्लेटू है उसके आसपास का जो इलाका है जो कि पश्चिमी भूटान में है, तो वो इलाका भूटान जो है वो चीन को दे देगा, जो जिस जगह पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है, भूटान के हिस्से पर। ये मैप में यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। और उसके बदले चीन जो है वो भूटान के जो उत्तरी मध्य एरिया है वहाँ पर छूट दे सकता है और ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए वैसे भूटान का चीन के साथ अभी तक कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन इस मीटिंग में खास बात है कि चीन ने भूटान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के बारे में कहा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भूटान को अब अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर दोबारा काम करना होगा। ये बात भारत के लिए डायरेक्टली चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन भारत को अब इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर डोकलाम में चीन को जगह मिलती है तो ये बात भारत के लिए चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि फिर से चीन हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आकर तैनात हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप उस जगह पर, जिससे काफ़ी दिक्कतें भी होंगी। वैसे भारत और भूटान ने साल 1949 में यानी 1949 में एक मित्रता संधि की थी दोनों देशों ने, जिसमें यह बात थी कि भूटान जो भी एक्सटर्नल रिलेशन पर यानी विदेश मामलों पर फैसला लेगा वो भारत के साथ बातचीत करके लेगा। लेकिन 2007-8 की बात है, उस प्रावधान को हटा दिया गया था। लेकिन अभी इस संधि में एक प्रावधान तो है, यानी भारत और भूटान के बीच में, कि दोनों देश आपस में अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक समझौता करेंगे। तो भारत को ये उम्मीद है अभी भी कि भूटान जो है ना वो डोकलाम मतलब चीन से जो डोकलाम वाला विवाद वाला मुद्दा है उस पर जो भी बात करेगा तो उससे पहले एक बार कंसल्ट जरूर करेगा भारत से। और यही वजह माना जा रहा है कि भूटान के जो नरेश हैं, भूटान के राजा हैं, वो भारत की यात्रा पर पहुँचे हैं। और इससे पहले भूटान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा भी था कि जो भी कुछ वो चीन से बातचीत कर रहे हैं, जो भी वो डिप्लोमेटिक रिलेशन या बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने की जो भी बात कर रहे हैं, तो वो फैसला जो ना फाइनल फैसला वो भारत से बातचीत करके ही होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगता है आपने समझा। आगे जो भी अपडेट होता है उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे कई क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी तैयारी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए हो सकती है। अब बहुत मामूली सा प्राइस है, इसके ज़रिए अगले 365 दिनों तक यानी अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं करंट अफेयर्स के, और अलग अलग एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ भी होते हैं इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत काम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन होगा, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन कहाँ पर हुआ, किस राज्य में? तो सिंपल आंसर है इसका महाराष्ट्र। ठीक है, मराठा आंदोलन जो ना वो चल रहा था मराठा आरक्षण को लेकर, और उसको शुरुआत में बलपूर्वक लाठीचार्ज इन सब के ज़रिए बड़ी कोशिश की सरकार ने कि ख़त्म हो जाए, लेकिन ये पूरे राज्य में, पूरे महाराष्ट्र में भड़क गया था। हालांकि इसके बाद सरकार को और तमाम राजनीतिक दलों को आंदोलनकारियों से बातचीत करनी पड़ी और आखिरकार 1 नवंबर को ये मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन है वो रुक पाया है। तो यहाँ जान लेते हैं मराठा आरक्षण की जो मांग है वो क्या है, कब से आ रही है, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, महाराष्ट्र में 33% आबादी है मराठा लोगों की, और इनमें से 90 से 95% जो है समुदाय के ये लोग वो भूमिहीन किसान हैं, या तो बहुत कम भूमि है या उनके पास भूमि नहीं है खेती करने को। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मराठा समुदाय ही देखते हैं कि खुदकुशी करता है, जो मौत के किसानों के मौत के मामले सामने आते हैं खुदकुशी के उसमें। और 1997 में मराठा समुदायों ने सरकारी नौकरी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो सरकारी उसमें आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। उनका ये मानना है कि सभी मराठी जो हैं वो अग्रणी जाति के नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर कुणबी हैं, यानी कृषि से जुड़े हुए जो समुदाय हैं, जो काम करने वाले हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। और कुणबी समुदाय को महाराष्ट्र में ओबीसी का दर्जा है, इसलिए मराठा समुदाय को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत की और कहा कि इस मामले में रास्ता निकाला जाएगा, 2 आयामी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और कोशिश होगी कि पिछड़ा जो वर्ग आयोग है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, वो इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार करे और इसको गवर्नमेंट के पास पेश करे। उसके बाद मराठा आरक्षण को लेकर आगे फाइनली काम हो। यहाँ एक और पॉइंट बता दूं कि मराठा आरक्षण राज्य सरकार ने दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था उस आरक्षण को। लेकिन अब ये बात हो रही है कि जिन मुद्दों की वजह से ये आरक्षण को खारिज किया गया था, तो उसको यहाँ उसकी कमी को दूर की जाए, और इसी वजह से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनाती के लिए किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट यानी राफेल एम खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर का फ्रांस। द हिंदू का ऐसा कहना है कि भारत ने 28 अक्टूबर के आसपास फ्रांस से ये 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने के लिए इंफॉर्मेशन जो है ना फ्रांस गवर्नमेंट को भेज दिया है, और एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया है। उसमें कहा गया कि हम 26 राफेल मरीन जेट्स जो है वो खरीदना चाह रहे हैं और ख़रीदने जा रहे हैं फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी से। और ये जो खरीद होने वाली है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, और ये 26 राफेल समुद्री जेट वो भारतीय नौसेना के लिए होगा, और वो INS विक्रांत और कुछ जो है ना वो INS विक्रमादित्य पर भी तैनात किए जा सकेंगे। अब सवाल है कि कब तक मिलेंगे ये 26 राफेल मरीन जेट्स? तो इस मामले में रक्षा मंत्रालय की बातचीत होनी है फ्रांसीसी पक्ष से, और अभी रेट्स के भी निर्धारण होंगे, और उसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगने हैं इंपॉर्टेंट, उन सब के बारे में भी बातचीत होगी, और फिर ये तय होगा। सवाल है क्या खासियत होगी राफेल समुद्री जेट में, राफेल एम में? देखिए, ये एडवांस ट्विन इंजन है, इसमें एयर टू एयर मिसाइल दागने में सक्षम होगा, हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली जो खतरनाक मिसाइलें हैं, और अधिक पेलोड ले जाने में ये सक्षम होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 नवंबर को। क्यों 1 नवंबर को? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही कर्नाटक राज्य बनाया गया था, दक्षिण भारत के जो कन्नड़ भाषी जो क्षेत्र थे उन सबको मिलाकर। ओके, तो कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया, राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पारुमला पेरू ननल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा केरल, अभी आयोजित किया जा रहा है वहाँ पर। एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से वो एक है, और 1 सप्ताह तक ये धार्मिक कार्यक्रम चलता है। केरल की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है P विजयन, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने युवाओं से संबंधित किस स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनोमस बॉडी को लॉन्च किया है? आंसर होगा मेरा युवा भारत,
शॉर्ट में कहेंगे इसे माई भारत। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया, मेरा युवा भारत यानी माई भारत को। ये स्वायत्त निकाय होगा यानी ऑटोनोमस बॉडी, और इसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने, इसके डेवलपमेंट करने, इन सब पर फोकस दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्य रूप से इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? यह प्रतिमा स्थापित हुई है नवंबर 2023 में। आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, और इसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बनवाया है और वहाँ लगवाया है। और किसने इस प्रतिमा का निर्माण किया है, तैयार किया है? तो प्रमोद कांबले ने। तो एक भव्य समारोह के दौरान ये प्रतिमा का अनावरण किया गया, और इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगैरह और भी कई लोग वहाँ मौजूद थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, अब उनके बारे में तो कुछ कहना कम ही है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न पाने वाले वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। 2008 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब संन्यास लिया था उन्होंने? 2013 में, वानखेड़े स्टेडियम में ही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर का मोहम्मद शमी। ये कारनामा उन्होंने 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ दिखाया। 5 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट लिए उन्होंने, और इसी के साथ वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा 45 विकेट लेने वाले वो गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जहीर खान और अनिल कुंबले के पास था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, मोहम्मद शमी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य के 22 जिलों में आर्ट गैलरी स्थापित की जाएंगी? ये फैसला हुआ। आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और सूचना संस्कृति मामलों के वहाँ के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री भी, इंद्रनील सेन, तो उन्होंने घोषणा की है। राज्य में जो चल रहा है वहाँ पर चारुकला उत्सव समारोह, उसी दौरान इसका ऐलान किया है। और इसमें क्या है कि अगले 6 महीने में 22 जिलों में एक आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, और जो प्रतिभाशाली युवा हैं, कलाकार हैं, वहाँ पर अपने काम का प्रदर्शन कर सकेंगे। इससे स्थानीय कला और संस्कृति का विकास होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है CV आनंद बोस, राजधानी है कोलकाता। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ, 5 नवंबर की सुबह 11 बजे देखिएगा ज़रूर मैराथन वीडियो इस साल के अब तक के। ओके, बाय।